नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे केनेथ वेल्स के अनुसार नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अर्थात जो केनेथ वेल्स हैं, इन्होंने नव यथार्थवाद पर या संरचनात्मक यथार्थवाद दोनों का एक ही मतलब है के बारे में क्या विचार व्यक्त किए हैं, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। अगर आप बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हैं या बीए प्रोग्राम के या एमए पॉल साइंस या एमए के, और अगर आप डीयू, इग्नू, जामिया किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको इस चैनल पर बेस्ट आंसर्स मिलेंगे। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही अब आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया है। पार्ट 1 के अंतर्गत हमने नव यथार्थवाद की भूमिका, नव यथार्थवाद सिद्धांत क्या है, यथार्थवाद और नव यथार्थवाद में समानता तथा यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के मध्य अंतर, ये वीडियो के पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां से देखकर पढ़ सकते हैं। और सेकंड टॉपिक है हमारा केनेथ वेल्स के अनुसार नव यथार्थवाद, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो ये लिखे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद हम इस टॉपिक की आलोचना करेंगे और अंत में पढ़ेंगे निष्कर्ष। अगर आपके पेपर में नव यथार्थवाद क्या है आए या केनेथ वेल्स का सिद्धांत आए, तो आपको ये पूरा ही टॉपिक पहले फर्स्ट पेज पर लिखना है, उसके बाद अपनी राइटिंग शुरू करनी है। इसलिए आप वीडियो का पार्ट 1 पहले देखें, फिर वीडियो का पार्ट 2 देखें, तभी आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा होगा। और आप विश्वास कीजिए कि आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा मटेरियल नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केनेथ वेल्स के अनुसार नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद 1960 तथा 1970 के दशकों में मॉर्गेंथु द्वारा प्रतिपादित यथार्थवाद की ही पुनर्व्याख्या है। वेल्स की पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 को नव यथार्थवाद की मौलिक रचना माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है केनेथ वेल्स की। नव यथार्थवाद जो है यथार्थवाद का ही परिष्कृत रूप कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विश्लेषण के संदर्भ में नव यथार्थवादी एक व्याख्यात्मक तत्व के रूप में संरचना को प्राथमिकता देते हैं, जबकि यथार्थवाद ने राज्य और मानवीय प्रकृति जैसी विशेषताओं पर अधिक बल दिया है। यथार्थवाद किस पर बल देता है? राज्य और मानवीय प्रकृति पर। बट जो ये नव यथार्थवादी हैं वह संरचना को प्राथमिकता देते हैं। वेल्स के अनुसार अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना है। वेल्स मानते हैं कि अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना। कहने का अर्थ इसमें यह है, जहाँ यथार्थवाद मानव को स्वार्थी, लोभी मानता है और राष्ट्रहित की बात करता है और शक्ति अर्जित करने की बात करता है, परंतु जो वेल्स का नव यथार्थवादी सिद्धांत है वह राज्य की प्रकृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को जिम्मेदार मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी संस्था नहीं है जो सभी देशों पर कंट्रोल कर सके, जिससे अराजकता ना फैले। तो यह मेन रूप से जो वेल्स की थ्योरी है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना और अराजकता की बात करती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना में मजबूत स्थिति न होने के कारण अन्य देशों में अराजकता फैल रही है। अंतर्राष्ट्रीय संरचना अपने आप में शक्ति है। ये कह रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संरचना है ये अपने आप में शक्ति है। ये राज्यों के व्यवहार पर सीमा लगाती है। राज्य क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये राज्यों के व्यवहार पर सीमा लगाती है। नव यथार्थवाद के अनुसार ये अंतर्राष्ट्रीय संरचना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतिम निर्णय निश्चित करती है। केनेथ वेल्स और जॉन मिशिमर जैसे विचारक मानते हैं कि देशों की राजनीति अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के ना बदलने वाली स्थिति से संचालित होती है। केनेथ वेल्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना दोषपूर्ण है और अराजक है, क्योंकि इसमें कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, केंद्रीय सत्ता का अभाव है। ठीक है, संसार में अराजकता इसलिए व्याप्त है क्योंकि प्रत्येक देश संप्रभु है। जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रत्येक देश स्वतंत्र है, कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं है जो उस पर अपना दबदबा स्थापित कर पाए। उसके निर्णय पर अंकुश लगाने वाली कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है। ऐसे ही किसी केंद्रीय सत्ता के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में निरंतर टकराव और विरोध जैसी स्थिति रहती है। ये क्या होता है कि केंद्रीय सत्ता के अभाव में सभी देशों में विरोध जैसी स्थिति रहती है। वह लिखते हैं कि निष्कर्ष यही निकलता है कि मानव स्वभाव नहीं
मानव का स्वभाव नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अराजकतावादी व्यवस्था ही विश्व में अक्षमता और असुरक्षा की भावना का कारण है। कह रहे कि जो विश्व में अक्षमता और असुरक्षा की भावना है, इसके लिए मानव का स्वभाव जिम्मेदार नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जिम्मेदार है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजक संरचना के लिए यथार्थवादी सिर्फ राज्य को ही जिम्मेदार मानते हैं। जो ये अराजक संरचना है उसके लिए यथार्थवादी किसको जिम्मेदार मानते हैं? सिर्फ राज्य को ही जिम्मेदार मानते हैं। परंतु जो नव यथार्थवादी हैं ये गैर राज्य अभिनेताओं या भागीदारों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका पर बल देते हैं। मतलब ये राज्य और गैर राज्य दोनों अभिनेताओं को वैल्यू देते हैं। कौन? नव यथार्थवादी। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुराष्ट्रीय निगमों, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, आतंकवादी गुट और गैर सरकारी संगठन इत्यादि की भी भूमिका कम नहीं है। नव यथार्थवादी सिद्धांत के अंतर्गत राज्य और गैर राज्य अभिनेता दोनों ही समाहित है। इसमें बहुराष्ट्रीय निगमों, आतंकवादी गुटों और गैर सरकारी संगठनों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। नव यथार्थवाद सामाजिक आर्थिक तत्व की भूमिका को महत्व देते हैं। ठीक है, सामाजिक आर्थिक तत्व की भूमिका को भी महत्व देते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमता के कारण शक्ति संतुलन की स्थिति पर बहुत बुरा असर होता है। वास्तव में नव यथार्थवाद परंपरागत यथार्थवाद का ही वैज्ञानिक विश्लेषण है। कह रहे हैं कि जो नव यथार्थवाद है ये पुराने यथार्थवाद का ही वैज्ञानिक विश्लेषण है। अब हम पढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स जो केनेथ वेल्स द्वारा दिए गए हैं नव यथार्थवाद के अंतर्गत। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत के रूप में नव यथार्थवाद, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस के रूप में नव यथार्थवाद क्या है? नव यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संरचना विकेंद्रीकृत है, अर्थात प्रभुसत्ता एक के हाथ में ना होकर राज्यों के हाथों में विभाजित है, अर्थात जिसमें कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है। ठीक है, कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं है। यह अराजकतापूर्ण है, मतलब सब अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हैं, जिसके प्रत्येक राज्य एक प्रभुसत्ताधारी राजनीतिक इकाई के रूप में कार्यरत है। इसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून अथवा नियमों, आदेशों को लागू करने वाली अथवा वृहद वैश्विक समुदाय के हितों की रक्षा करने वाली कोई सत्ता नहीं है। अर्थात नव यथार्थवाद का मानना है कि हिंसा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक अंग है। नव यथार्थवाद मानता है कि जो हिंसा है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक अंग है और यह भविष्य में भी चलता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक क्यों? नव यथार्थवादी भी अपनी व्याख्या इस तथ्य से आरंभ करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इतनी अराजकता है। वेल्स के अनुसार इसके 3 कारण हैं। ठीक है, वेल्स 3 कारण देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का क्रमिक सिद्धांत श्रेणीबद्ध ना होकर अराजक है। श्रेणीबद्ध नहीं है, अराजक है, जो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसमें केंद्रीय सत्ता का अभाव है। ठीक है, कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं है, इसलिए श्रेणीबद्ध नहीं है और अराजक है। इस अराजक व्यवस्था में कार्यात्मक विभेदीकरण ऐसा है जिसमें प्रत्येक राज्य एक स्वायत्त इकाई है जो अपने हितों की पूर्ति करते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि यह अराजक व्यवस्था जो है इसमें कार्य विभेदीकरण ऐसा है, कार्य का भेद ऐसा है जिसमें प्रत्येक राज्य एक स्वायत्त इकाई है, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, सब स्वतंत्र हैं और अपने हितों की पूर्ति में लगे हुए हैं। ठीक है, क्षमताओं का आवंटन असमान होता है, उनमें परिवर्तन होता रहता है। क्षमताओं का आवंटन भी असमान है, किसी के पास क्षमता ज़्यादा है, किसी के पास कम है। जैसे अमेरिका के पास क्षमता ज़्यादा है और भारत के पास क्षमता कम है, और इनमें जो है लगातार परिवर्तन भी होता रहता है। अर्थात हर राज्य की स्थिति एक जैसी नहीं होती, समय के अनुसार जो परिवर्तित होती रहती है। कोई राज्य कभी अराजक बन जाता है और कभी जो है शांत हो जाता है। ठीक है, ये सभी जो पॉइंट्स है, ठीक है, ये जो है केनेथ वेल्स के द्वारा बताए गए हैं इसकी व्याख्या में ही। बदतरीन परिस्थितियों का अर्थ है प्रत्येक राज्य यह मानकर चलता है कि इस अराजक वातावरण में उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बदतरीन परिस्थितियाँ क्या होती है कि मनुष्य को यह मानकर चलना चाहिए कि उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है तथा वह अपनी सैनिक क्षमता को संभावित आक्रमणकारी की क्षमता के साथ संतुलित करने का प्रयत्न करता है। नव यथार्थवाद के अनुसार राज्य केवल झगड़े की संभावना से प्रेरित है। नव यथार्थवाद मानता है कि राज्य केवल झगड़े की संभावना से प्रेरित है, झगड़े के लिए तत्पर रहते हैं। एक विवेकी राज्य बदतरीन परिस्थितियां विकल्प इसलिए चुनता है जिससे अचानक झगड़ा या आक्रमण से बचा जा सके। ठीक है, कोई भी झगड़ा हो या आक्रमण हो उससे बचा जा सके, इसलिए जो है बदतरीन परिस्थितियां एक राज्य चुनता है, क्योंकि वह मानते हैं कि युद्ध को केवल रक्षात्मक तैयारी से ही टाला जा सकता है। ठीक है, सही कहा गया है कि युद्ध को हम रक्षात्मक तैयारी से टाल सकते हैं। जैसे चाइना के पास बहुत सारे हथियार हैं और इंडिया के पास भी बहुत सारे हथियार हैं। अगर दोनों के पास रक्षात्मक तैयारी अच्छी है तो एक दूसरे पर अटैक करने से डरेंगे। शक्ति संतुलन पर नव यथार्थवाद के विचार।
परंपरागत यथार्थवाद की तरह नव यथार्थवाद के लिए भी शक्ति संतुलन एक केंद्रीभूत धारणा है। ये केंद्रीभूत धारणा है यथार्थवाद की भी और नव यथार्थवाद की, कि हमें शक्ति को अत्यधिक अर्जित करना चाहिए। परंतु परंपरागत यथार्थवाद के विपरीत नव यथार्थवाद का मानना है कि राज्यों के बीच यह शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना द्वारा निश्चित होता है। नव यथार्थवाद मानता है कि यह कौन निश्चित करता है, शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था निश्चित करती है। पर यथार्थवाद क्या मानता है कि यह मानव का स्वभाव निश्चित करता है। इस व्यवस्था में तार्किक दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय संयोग के अवसर काफ़ी कम होते हैं। सभी जो है शक्ति संतुलन में लगे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संयोग के अवसर काफ़ी कम है। नव यथार्थवादी विश्व में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए शक्ति संतुलन को ज़रूरी मानते हैं। शांति और सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए यह शक्ति संतुलन को ज़रूरी मानते हैं। संतुलन बिगड़ने की स्थिति में विश्व की शांति खतरे में पड़ जाती है। यह मानते हैं कि अगर संतुलन बिगड़ जाता है तो विश्व में जो शांति है वह खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आलोचना। रॉबर्ट गिल्पिन के अनुसार नव यथार्थवाद परंपरावादी यथार्थवाद की तरह ही सामाजिक वास्तविकता से परे है। अर्थात जो नव यथार्थवाद है यह अंतर्राष्ट्रीय संरचना की बात करता है, जबकि परंपरावादी यथार्थवाद मानव के स्वभाव की बात करता है। ये सामाजिक वास्तविकता से परे है कि समाज में क्या चल रहा है, अर्थात संयोग और प्रतिस्पर्धा से परे हैं। अर्थात जो वर्तमान समाज है इसमें सभी देश आपस में संयोग और प्रतिस्पर्धा पर बल दे रहे हैं, परंतु यथार्थवादी और नव यथार्थवाद इस वास्तविकता से परे हैं। ठीक है, बैलिस एंड स्मिथ के अनुसार नव यथार्थवाद इस सच्चाई से दूर रहा कि उत्तर शीत युद्धकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में देशों में परस्पर संयोग की भावना किसी भी प्रकार के संघर्ष से बड़ी है। आज जो है सभी देश संयोग करना चाहते हैं, कोई भी युद्ध नहीं करना चाहता। रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ जैसे नव उदारवादी विचारकों ने यह कहा कि वर्तमान समय में सभी देशों के बीच निर्भरता और सहयोग बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में सभी देश क्या कर रहे हैं कि निर्भरता और सहयोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नव यथार्थवाद मनुष्य को स्वार्थी और लोभी नहीं मानता। जहाँ यथार्थवादी मनुष्य को स्वार्थी और लोभी मानता है, वहीं नव यथार्थवादी मनुष्य को स्वार्थी और लोभी नहीं मानता। केनेथ पुरातन यथार्थवाद सिद्धांत को ही स्वीकार करता है तथा शक्ति संघर्ष को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे युद्ध को बढ़ावा मिलता है। केनेथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में संरचना को महत्व दिया है। संरचना की बात करी है पूरे सिद्धांत में, परंतु इस संरचना की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है कि इस संरचना का क्या अर्थ हुआ। अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष। नव यथार्थवादी सिद्धांत केनेथ वेल्स द्वारा प्रतिपादित किया गया। केनेथ वेल्स ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में प्रकाशित किया। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में प्रकाशित किया। नव यथार्थवादी सिद्धांत को संरचनात्मक यथार्थवाद के नाम से भी जाना जाता है। यह हमें पता है कि नव यथार्थवाद को संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहा जाता है। नव यथार्थवाद मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संरचना को महत्व देते हैं। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि जो नव यथार्थवाद है ये अंतर्राष्ट्रीय संरचना पर ही बल देते हैं। अर्थात नव यथार्थवाद मानव स्वभाव से हटकर अंतर्राष्ट्रीय संरचना पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय संरचना की बात करते हैं। केनेथ वेल्स तर्क देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना निश्चित रूप से राज्यों का व्यवहार का निर्धारण करती है। ये कहते हैं कि राज्य के व्यवहार का निर्धारण कौन करती है? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना। उनके अनुसार किसी सर्वशक्तिशाली केंद्रीय वैश्विक सत्ता के अभाव में अराजकता व्याप्त है। केंद्र में कोई वैश्विक सत्ता नहीं है, जिसके कारण अराजकता व्याप्त है। और राज्यों के व्यवहार का निर्धारण कौन कर रही है? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। अंत में यही कहना चाहते हैं कि नव यथार्थवाद में भले ही कुछ त्रुटियां हैं, परंतु फिर भी यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जो ये नव यथार्थवादी सिद्धांत है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संक्षिप्त में हम देख लेते हैं कि जो यथार्थवाद है वह मानव के स्वभाव, राष्ट्रीय हित और पावर की बात करता है। वहीं नव यथार्थवाद किसकी बात करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संरचना की बात करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संरचना में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, इसलिए देशों के बीच अराजकता की भावना व्याप्त है। ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। इस वीडियो का पार्ट 1 आप ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा आंसर क्लियर होगा। बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। आप यकीन मानिए कि आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा मटेरियल नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले। और साथ ही अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर PDF भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।